तो SC ST OBC की कल्याणकारी योजनाओं की कार्यान्वयन में बाधाएं की बात करें तो निधियों का कम उपयोग, अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जनजाति उपयोजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियां या तो खर्च नहीं हो पाती हैं या उनका दुरुपयोग हो जाता है। उदाहरण के लिए 2022-23 में कुछ राज्यों में लगभग 22% SC SP और 24% TSP फंड अप्रयुक्त रह गए। CAG रिपोर्ट के अनुसार लीकेज और भ्रष्टाचार कल्याणकारी लाभ अक्सर बिचौलियों या धोखेबाज लाभार्थियों के कारण इच्छित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पंजाब जैसे राज्यों में धोखाधड़ी के मामले सामने आए, जहां संस्थानों ने धनराशि का व्यापक दुरुपयोग किया। लाभार्थियों के जागरूकता का अभाव है। कई अनुसूचित जाति जनजाति OBC परिवार योजना के प्रावधानों का या मानदंडों से अनभिज्ञ हैं। उदाहरण के लिए 2018 में NSSO के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 40% से भी कम SC ST परिवारों को सरकारी छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। जाति आधारित भेदभाव और बहिष्कार, स्थानीय अभिजात वर्ग अक्सर परिसंपत्तियों या अवसरों तक पहुंच को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से अवरुद्ध रहते हैं। उदाहरण के लिए कानूनी प्रतिबंधों, सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट के बावजूद दलितों को हाथ से मैला ढोने या मनरेगा के तहत काम न करने की घटनाएं जारी हैं। अपर्याप्त कार्यान्वयन क्षमता, क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी, खराब निगरानी, कमजोर जवाबदेही प्रभाव को कमज़ोर करती है। उदाहरण के लिए नीति आयोग 2020 में राज्यों में SC ST योजनाओं के समर्पित नोडल अधिकारियों की कमी के कारण क्रियान्वयन में बाधा आती है। आगे की राय क्या है कि मौजूदा सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी और सहभागी बनाना, सामाजिक योजनाओं के नवाचार, प्रभावशीलता प्रभाव के आधार पर राज्यों की रैंकिंग शुरू करना, देश भर में उन प्रमुख सामाजिक प्रथाओं की पहचान की जानी चाहिए जो अभी भी दलितों को अलग थलग करती हैं, चाहे वे स्कूल हो या घर हो या कार्यस्थल हो, और छात्रों, शिक्षकों, ग्रामीणों, कंपनियों आदि के लिए वंचित संचार अभियान चलाए जाने चाहिए। बजट आवंटन की बात करें तो जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में बजट आवंटन होना चाहिए। सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के साधन के रूप में आरक्षण से तात्पर्य सकारात्मक कार्यवाही की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार, राजनीति में प्रतिनिधित्व में सुधार करके ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। मूलतः आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिया जाता था, लेकिन बाद में मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद 1987 में पिछड़ा वर्ग आयोग केवल शैक्षिक और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण बढ़ा दिया गया। 103वें संविधान संशोधन 2019 ने पूर्ववर्ती अनारक्षित श्रेणी के छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% अतिरिक्त कोटा प्रदान किया। ऐतिहासिक अन्याय और जाति आधारित भेदभाव। भारतीय सामाजिक संगठन की चतुर्वर्ष प्रणाली में इस सामाजिक समूहों को ऐतिहासिक अन्याय और जाति आधारित भेदभाव की ओर अग्रसर किया। पिछड़ापन, ये सभी मानदंडों पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और उनकी स्थिति आज भी संतोषजनक है। अब अस्पृश्यता, ये अस्पृश्यता की प्रथा के अधीन है जो विभिन्न सामाजिक प्रतिबंधों का रूप ले लेती है। सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व उन्हें शिक्षा, सत्ता और आकर्षक नौकरियों से वंचित रखा गया है। आरक्षण के सकारात्मक पक्ष क्या हैं? ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों SC ST OBC का उत्थान करता है। शिक्षा, रोजगार, शासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 930 अनुच्छेद 332 के माध्यम से संवैधानिक रूप से स्वीकृत है। गंभीर रूप से व्याप्त भेदभाव के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है। औसत की बात करें तो उपवर्गीकरण जैसे रोहिणी समिति बेहतर वितरण करता है। क्षमता निर्माण और कौशल आरक्षण को पूरक हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ा सकती है। नकारात्मक पक्ष में प्रायः
प्रभुत्वशाली उपसमूहों के द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है। शिक्षा और रोजगार में योग्यता का कथित रूप से कमजोर होना, नियमित समीक्षा के अभाव में जातियों की सूची का अप्रचलित होना, सशक्तिकरण के बजाय अधिकारिता की मानसिकता को बढ़ावा देना। चुनौतियों की बात करें तो समाज और राजनीति में जाति आधारित ध्रुवीकरण, नवीन समुदायों में बढ़ती मांग, कानूनी संघर्ष, विवाद, न्यायपालिका पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों को ध्यान से हटा सकता है। आरक्षण का प्रभाव क्या है? केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियां 1984 में वर्ग सी के 14% तक पहुंच गईं। 2023 में वर्ग बी में 14.3% तक पहुंच गई। 2015 में वर्ग ए में 13.4% तक पहुंच गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में उनका अनुपात 2004 में 14.6% से बढ़कर 2014 में 18.1% हो गया। इसके समानांतर जातियों की साक्षरता दर 1981 में 21.38% से बढ़कर 2011 में 66.1% हो गई। इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रभावी सुझाव की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों का उपवर्गीकरण तथा अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों पर क्रीमी लेयर अवधारणा लागू करके आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकांश गरीब लोगों को प्राथमिकता देना। सर्वोच्च न्यायालय 2020 में फैसला सुनाया कि राज्य अनुसूचित जाति जनजाति और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों OBC की सूची SEBC की सूची में उपवर्गीकृत कर सकते हैं ताकि आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनमें से विशेष रूप से वंचितों को तरजीही उपचार प्रदान किया जा सके। आरक्षण लाभ को 1 या 2 पीढ़ी तक सीमित किया जाना चाहिए। सरकारी नौकरियों की अगली पीढ़ी के लिए इसे बंद किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी के भीतर असमानताओं की पहचान की जानी चाहिए। प्रत्येक श्रेणी के विकलांग महिलाओं आदि को प्राथमिकता देकर कल्याण के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। महिलाओं की बात करें तो यदि आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक आदमी को शिक्षित करते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। ऐसा किसने कहा है? विक्रम यंग ने कहा है। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर को मापता हूँ, ऐसा B.R. अम्बेडकर ने कहा है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता में बच्चों की मृत्यु दर में कमी आती है। अमर्त्य सेन ने ऐसा कहा है। महिलाओं को सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक प्रथाओं और प्रणालीगत असमानताओं में चिन्हित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन जटिलताओं को संबोधित करना सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, अधिक न्यायपूर्ण और समान भविष्य के निर्माण की कुंजी है। यह अन्वेषण एक सुरक्षित दुनिया में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। साथ ही सशक्तिकरण के उन रास्तों पर भी प्रकाश डालता है जो सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और समान भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 51E, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 243D, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण विधेयक 2000, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधित प्रमुख तथ्य और आंकड़े क्या हैं? साक्षरता। देश में साक्षरता दर 74.04%, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14%, महिलाओं के लिए 65.46%, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। लिंगानुपात। देश में लिंगानुपात हमेशा महिलाओं के लिए प्रतिकूल रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था। महिला कार्यबल भागीदारी 2017 से 2023 तक। हाल ही में PLFS डेटा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर
में 23% तक अंकों की वृद्धि हुई है। 2017-18 में 24.6% से 2023-24 में 47.6% तक, जो आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी से प्रेरित है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 146 देशों में भारत 129वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 स्थान ऊपर है, जो लैंगिक समानता में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति को दर्शाता है। मातृ मृत्यु दर 2022 में UNMMEIG मातृ मृत्यु दर अनुपात अंतर एजेंसी समूह रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 2020 और 2023 के बीच 103 से घटकर 80 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है, जो 23 अंकों की गिरावट है। 1990 के बाद भारत में मातृ मृत्यु दर MMR में 86% की कमी है, जबकि वैश्विक औसत 48% है। स्वास्थ्य में अधिकांश राज्यों में 50% से अधिक महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, जो 2019 से 20 में आंकड़े हैं, महिलाओं का राजनीतिक बहिष्कार एक अवलोकन के रूप में देखें तो वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की संख्या केवल 14%, 74 सांसद महिला है, जो 2019 में 78 सांसद थी। 1952 के बाद सबसे अधिक 2019 वाली लोकसभा चुनाव में थी। राज्यसभा में कुल सदस्यों में से केवल 39 महिलाएं हैं, लगभग 16.8%। वैश्विक रैंक की बात करें तो अंतर संसदीय संघ के अनुसार भारत 193 देशों में से 149वें स्थान पर है। राज्य विधानसभाएं 4120 विधायकों में से केवल 9% महिलाएं हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित करने के लिए वैधानिक उपाय की बात करें तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के कार्यस्थल पर महिलाओं को बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। एसिड अटैक भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326B संक्षारक पदार्थों के उपयोग और जानबूझकर संक्षारक पदार्थों को रोकने का प्रयास करने से संबंधित है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, यह अधिनियम महिलाओं को किसी भी ऐसे कार्य आचरण चूक कमीशन से बचाता है जो नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, उसे घरेलू हिंसा माना जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में महिलाओं के विरुद्ध दहेज संबंधी अत्याचारों की रोकथाम और दंड के लिए कड़े प्रावधान हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार यह लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से तलाक की सभी घोषणाओं को असामान्य और अवैध बनाता था। यह तलाक की घोषणा को संज्ञेय अपराध बनाता है, जिसके लिए जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद हो सकती है। गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति संशोधन अधिनियम 2021 कुछ श्रेणियों में महिलाओं के लिए पर्याप्त ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, जिसमें विवाहित या अविवाहित महिलाओं द्वारा गर्भावस्था को 20 सप्ताह तक समाप्त किया जा सकता है। इसके पहले केवल विवाहित महिलाओं को लागू किया गया था। भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता के कारण गर्भावस्था को 24 सप्ताह के बाद समाप्त किया जा सकता है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं की बात करें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र, एक मुश्त नई छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 में 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों, परिवारों, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को
सहायता प्रदान करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का एक अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना, कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। उज्ज्वला योजना तस्करी की रोकथाम और तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना है। महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना महिला पुलिस स्वयंसेवक महिलाओं के विरुद्ध अपराध से लड़ने के लिए सार्वजनिक पुलिस इंटरफेस के रूप में काम करेगी। महिला शक्ति केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसके कार्यों में महिलाओं के लिए संवैधानिक या कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा है, विधायी सुधारों की सिफारिश है और शिकायत निवारण तंत्र है। महिलाओं संबंधी नीतियों पर सरकार को सलाह देना है। महिला कल्याण के लिए विविध हस्तक्षेप, महिला कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 जिसे पोक्सो एक्ट भी कहते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। पृष्ठभूमि की बात करें तो भंवरी देवी केस 1992 राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बाल विवाह का विरोध करने पर सामाजिक बलात्कार किया गया था। भंवरी देवी केस 1992 राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बाल विवाह का विरोध करने पर सामूहिक बलात्कार किया गया, जिससे कामकाजी महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा की कमी उजागर हुई। विशाखा दिशा निर्देश 1997 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी औपचारिक कानून बनने तक कार्यस्थल सुरक्षा की नींव रखी गई। न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2012 ने आंतरिक शिकायत समिति के स्थान पर यह अनुशंसा की गई कि एक रोजगार न्यायाधिकरण स्थापित किया जाए, क्योंकि आंतरिक शिकायत समिति के कारण महिलाओं की शिकायत करने हतोत्साहित किया जाएगा। समिति ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम में घरेलू कामगारों को शामिल करने की अनुशंसा की। प्रमुख प्रावधान में यौन उत्पीड़न की व्यापक परिभाषा, जिसमें शारीरिक, मौखिक, गैर मौखिक, यौन रूप से अश्लील टिप्पणियाँ और सत्तापूर्ण कार्य वातावरण शामिल है। आंतरिक शिकायत समिति 10 से अधिक कर्मचारी वाले संगठनों में शिकायतों की जांच करने और निष्पक्ष निवारण सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। शिकायत निवारण तंत्र की बात करें तो शिकायत समिति 10 से अधिक कर्मचारियों के संगठनों के लिए अधिक आंतरिक शिकायत समिति सिविल न्यायालय के समान शक्ति होगी। 10 से कम कर्मचारी वाले संगठनों या नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत के लिए जिलाधिकारी द्वारा गठित एक स्थानीय समिति होगी। शिकायत घटना के 3 महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। समझौता की बात करें तो जांच में पहले पीड़ित और प्रतिवादी के बीच वैकल्पिक सुगम समझौता कराया जा सकता है। जांच करना आंतरिक शिकायत समिति जांच कर सकती है जो 90 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है, या शिकायत पुलिस को भेज सकती है। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई, आंतरिक शिकायत समिति नियोक्ता को कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। निवेदन, आंतरिक शिकायत समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील 90 दिनों के भीतर संभव है। झूठी शिकायतें, आंतरिक शिकायत समिति शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। गोपनीयता, पीड़ित, प्रतिवादी, गवाह की पहचान और पूछताछ या कार्रवाई का निवारण गोपनीय रखा जाना चाहिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 के तहत समानता के महिलाओं के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार के साथ किसी भी पेशे, व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार का अपमान करता है। इसकी चुनौतियां क्या हैं? अपवाद, यह अधिनियम सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होता है।
जो जो कि यह अधिकांशतः पुरुष प्रधान है, लिंग तटस्थ नहीं है। यह ट्रांसजेंडरों और पुरुषों आदि द्वारा अनुभव किए गए यौन उत्पीड़न पर विचार नहीं करता है। निगरानी का अभाव, इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उचित तंत्र सुनिश्चित करने हेतु कोई प्राधिकारी नहीं है। संगठित और असंगठित दोनों पक्षों में काम करने के वाले अधिकांश कर्मचारी में जागरूकता की कमी है। अन्य कंपनियों का गैर अनुपालन, आंतरिक शिकायत समिति की विशेषता का अभाव, महिला शिकायतकर्ताओं का उत्पीड़न आदि। आगे की राय क्या है? आगे की राय, स्पष्ट आचार संहिता। उत्पीड़न को स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। शून्य असहिष्णुता को लागू किया जाना चाहिए। जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे स्पीक अप, स्टेप इन पहल। अनिवार्य आंतरिक शिकायत समिति। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी संगठनों में प्रशिक्षित निष्पक्ष आंतरिक शिकायत समितियों हों, चाहे उनका आकार क्षेत्र कुछ भी हो। कुशल शिकायत निवारण CEDAW के अनुरूप समय पर निष्पक्ष साक्ष्य आधारित जांच के लिए ILO दिशा निर्देश का पालन किया जाना चाहिए। जागरूकता एवं प्रशिक्षण, सभी कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। मानव संसाधन और प्रबंधकों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021। सरोगेसी अधिनियम 2021 नैतिक सरोगेसी के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। इसे एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है जहां एक महिला किसी अन्य जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देती है और जन्म के बाद माता पिता के अधिकारों को त्याग देती है। सरोगेसी के मुद्दे में सामाजिक आर्थिक शोषण, गरीबी और महंगे बांझपन उपचारों ने गरीब महिलाओं को सरोगेसी की ओर धकेल दिया है। अनैतिक व्यवहार, विनियमन के अभाव के कारण वाणिज्यिक सरोगेसी, लिंग चयन, दुर्व्यवहार को बढ़ावा मिला है। महिलाओं के अधिकार खतरे में हैं। सरोगेट के स्वास्थ्य, सहमति, कानूनी सुरक्षा के लिए खतरा, कानूनी खामियां, जर्मन राष्ट्रीयता विवाद जैसे मामले में नागरिकता और गोद लेने संबंधी कानूनों में खामियों को उजागर किया है। सरोगेसी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान की बात करें, सरोगेसी के प्रकार निषिद्ध क्या है इसमें? व्यावसायिक सरोगेसी निषिद्ध है, जहां सरोगेट मां को चिकित्सा व्यवसाय से परे किसी प्रकार की वित्तीय मुआवजा दिया जाता है और सख्त वर्जित है। व्यावसायिक सरोगेसी अनुमति है परोपकारी सरोगेसी की, जहां सरोगेट मां केवल करुणा से कार्य करती है, उसे चिकित्सा व्यय कवरेज के अलावा कोई अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिलता है, की अनुमति होती है। परोपकारी सरोगेसी की अनुमति होती है। पात्रता मानदंड की बात करें तो इच्छित दंपति, इसके पास किसी चिकित्सा पेशेवर द्वारा प्रमाणित बांझपन होना चाहिए। नामित प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यकता का प्रमाण पत्र और पात्रता का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। सरोगेट मां इच्छित दंपति का निकटतम संबंधी, बहन, भाई, बेटी, पुत्र, वधू, भतीजी होना चाहिए। चिकित्साई रूप से स्वस्थ होना चाहिए, चिकित्सीय रूप में स्वस्थ होना चाहिए तथा वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु 25 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए। पहले से मातृत्व सुख, वह विवाहित होना चाहिए तथा उसका कम से कम एक जीवित बच्चा होना चाहिए। नियामक निकाय क्या है? उपयुक्त प्राधिकारी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त। सरोगेसी क्लिनिक पंजीकरण स्वीकार करना और निलंबित करना या रद्द करना। सरोगेसी क्लिनिकों के लिए मानक लागू करना। राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड देश भर में सरोगेसी प्रथाओं की देखरेख के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित करना। राज्य सरोगेसी बोर्ड प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सरोगेसी प्रथाओं की देखरेख के लिए स्थापित किया जाता है। पितृत्व गर्भपात, इच्छित दंपति जन्म के बाद सरोगेट बच्चे के कानूनी माता पिता बन जाते हैं। सरोगेट बच्चे के गर्भपात के लिए चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1974 के अनुसार सरोगेट माता पिता की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होती है। सरोगेट मां के अधिकार की बात करें, सरोगेट मां को भ्रूण प्रत्यारोपण से पहले सरोगेसी से हटने का अधिकार है। यह गर्भावस्था और प्रसव के दौरान व्यापक चिकित्सा
व्यापक चिकित्सा देखभाल और वीज़ा कवरेज की हकदार है। अधिनियम से संबंधित मुद्दे की बात करें तो बहिष्करण मानदंड अविवाहित व्यक्तियों, समलैंगिक जोड़ों और एकल माता पिता को बाहर रखा गया है। पितृसत्तावाद और स्वायत्तता की कमी, आलोचकों का तर्क कि सरेगेसी परोपकारी ढांचे के तहत शोषण का मुखौटा है। परोपकारी मॉडल की सीमाएं हैं कि भावनात्मक जटिलताएं और सीमित सरेगेट पूल, दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में चिंताएं, दिव्यांगता, बच्चे के पालन पोषण के बारे में नैतिक चिंताएं हैं। पहुंच के मुद्दे, वैवाहिक स्थिति या वित्तीय क्षमता के आधार पर सीमित पहुंच। आगे की राय क्या है? पहुंच का विस्तार प्रच्छन्न करना, एक व्यक्ति, समलैंगिक जोड़े और अन्य लोगों तक सरेगेसी की पहुंचाना। प्राधिकार, प्रजनन अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में सरेगेसी का समर्थन करते हैं। अनुबंध आधारित ढांचा, सरेगेट के लिए दंड से अनुबंध की व्यवस्था की ओर बदलाव आवश्यक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम दहेज को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिभाषित करता है जो निम्नलिखित रूप में दी जाती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद प्रदान की जाती है। किसी भी पक्ष को माता पिता या किसी भी पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि इस परिभाषा में मुस्लिम विवाहों में महर या माता पिता द्वारा दुल्हन को दिए जाने वाले पारंपरिक उपहार शामिल नहीं हैं। भारतीय दंड संहिता 2022 के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात करें तो पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता 31.4%, अपराध और जबरन भगाना 19 से 2% तक, गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला 18.7%, दुष्कर्म 7.1% और अन्य मामले 23.6%। भारत में दहेज प्रथा एक अवलोकन के रूप में देखें तो एनसीआरबी के डेटा जो 2018 से 20 के अनुसार प्रति वर्ष 10,000 से अधिक दहेज हत्याएं और 12,000 से अधिक क्रूरता के मामले सामने देखे गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो 2021 में लॉन्च हुआ, 28.1% विवाहित महिलाएं 18 से 49 वर्ष की दहेज प्राप्त करने की सूचना दर्ज कराई। प्रमुख कानूनी प्रावधान, दहेज निषेध अधिनियम, संज्ञेय और गैर जमानती, पुलिस बिना वारंट के कानून की कार्रवाई कर सकती है, जमानत शायद ही कभी दी जाती है, गैर समझौता योग्य मामलों को निजी तौर पर नहीं सुलझाया जा सकता है जिससे कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, बेगुनाह साबित करने का भार, उपयुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, अमान्य समझौते, दहेज से संबंधित सभी अनुबंध कानूनी रूप से अमान्य हैं। दहेज निषेध अधिकारी शिकायतों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कठोर दंड, उल्लंघनकर्ताओं के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। व्यापक कवरेज, इसमें दहेज लेना, देना, उकसाना, मांगना, विज्ञापन करना शामिल है। पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। शीर्ष न्यायालय द्वारा पुत्रियों की संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में संशोधन की तिथि के अनुसार जीवित रहने वाले हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति पुत्रियों को पुत्रों के समान सामुदायिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो। पुत्रियों को पारिवारिक संपत्ति के बराबर का हिस्सा मिलेगा, भले ही पिता 9 सितंबर 2005 की कानून के संशोधन के समय जीवित थे या उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, या इस बात पर बल देते हुए कि कानून पूर्व प्रभावी प्रावधान है। वर्ष 2005 में संशोधन में पूर्वव्यापी संचालन का प्रावधान नहीं था। संशोधन के अनुसार सहभागी के पुत्र और पुत्री जन्म के आधार पर सहभागी बन जाते हैं। विरोधाभास इतिहास, वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश बनाम फूलवती मामले में निर्णय दिया कि ऐसे अधिकार पूर्वव्यापी नहीं होंगे, जबकि वर्ष 2018 में
धनम्मा बनाम अमर मामले में न्यायालय ने एक अन्य पीठ में इसे पूर्वव्यापी माना। सहभागी सामुदायिक वह व्यक्ति होता है जो अपने पति के साथ सह उत्तराधिकारी के रूप में अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति प्राप्त करता है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, एक बेटी हमेशा बेटी ही रहेगी, इसलिए वह जीवन भर सामुदायिक रहेगी। प्रमुख कारण बात करें दहेज पितृसत्तात्मक शक्ति की गतिशीलता। दहेज पुरुष वर्चस्व की सामाजिक संरचना को मजबूत करता है जो पत्नी की खरीद का प्रतीक है तथा लैंगिक असमानता को कायम रखता है दिखावटी प्रदर्शन और सामाजिक प्रतिस्पर्धा। दहेज सामाजिक स्थिति और पारिवारिक सम्मान का प्रतीक बन जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक परिवर्तन और बढ़ती मांग बढ़ जाती है। पितृसत्ता को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र महिला भारत की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को अधीनस्थ मानने वाला सामाजिक दृष्टिकोण इस प्रथा को बढ़ावा देता है, जिससे वधू के परिवार को दूल्हे और उसके परिवार को खुश करने के लिए अक्सर बाध्य माना जाता है। उद्गामी गतिशीलता की आकांक्षाएं। सामाजिक उत्थान की महत्वाकांक्षा में निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों के समान दहेज प्रथा का अनुकरण करने की यह प्रथा और अधिक मजबूत हो जाती है। विवाह बाजार में असंतुलन। कठोर जातिगत प्रतिबंधों के कारण समुदायों में योग्य वर्ग की कमी हो जाती है, जिसके कारण दहेज की मांग बढ़ जाती है। आगे की राय क्या है? सामाजिक आख्यान में बदलाव। तमिलनाडु में दहेज रहित विवाह दहेज से इनकार को बढ़ावा देता है, जबकि हरियाणा में खाक पंचायतों में लाडो सरपंच पहल दहेज के खिलाफ अभियान चलाती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। उद्यम शक्ति जैसे कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को सिलाई जैसे कौशल में प्रशिक्षित करते हैं और स्त्री शक्ति वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएं प्रदान करती हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। समान उत्तराधिकार अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 सुनिश्चित करता है कि बेटियों को समान उत्तराधिकार अधिकार मिले, जिससे वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। महिला आरक्षण अधिनियम संविधान संशोधन 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का उद्देश्य लोकसभा राज्य विधानसभाओं महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करके भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार करना है। हालांकि इस अधिनियम में पारित होने के बावजूद महिलाओं की भागीदारी कम बनी हुई है, जो पितृसत्तात्मक राजनीतिक परिदृश्य में चल रही चुनौतियों को दर्शाता है। भारत शासन में सच्ची लैंगिक समानता हासिल करने के लिए इन बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। महिला आरक्षण की आवश्यकता की बात करें तो अल्प प्रतिनिधित्व। वर्तमान में 18वीं लोकसभा में लगभग 13.6% या 74 सांसद महिलाएं हैं। राज्य विधानसभाओं में औसत 8% हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात करें तो संसद के निचले सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत पड़ोसी देशों से पीछे है। राजनीतिक असमानता। राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में 146 देशों में 129वां स्थान में भारत की खराब रैंकिंग का योगदान देता है। पितृसत्तात्मक राजनीति। राजनीतिक दलों की पितृसत्तात्मक प्रकृति और राजनीति में प्रवेश करने में महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं को देखते हुए सकारात्मक कार्यवाही आवश्यक है। लिंग संवेदनशील नीति। महिलाओं के विरुद्ध अपराध और श्रम बल में कम भागीदारी जैसे सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। अधिनियम से संबंधित चिंताएं। समानता का सिद्धांत। आरक्षण को योग्यता आधारित प्रतिनिधित्व और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन माना जा सकता है। मतदाता की पसंद। विधायी सीट
आरक्षण मतदाता की आत्मनिर्णय को प्रतिबंधित कर सकती है। एक रूपता महिलाएं जातियों की तरह एक समरूप समूह नहीं बनाती हैं। इस पर अलग अलग तर्क लागू हो सकते हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए व्यापक चुनावी सुधारों की आवश्यकता है, अन्यथा पंचायतों में सरपंच पति जैसी स्थिति इन विधायी निकायों में भी सामने आई है। सुझाव की बात करें तो कार्यान्वयन अधिनियम के समय यह कार्यान्वयन के लिए जनगणना डेटा और परिसीमन शीघ्रता से किया जाना चाहिए। क्षमता निर्माण, महिला नेताओं के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रमों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनकी गतिशीलता और प्रभावशीलता में सुधार हो सके। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और विषम लिंग अनुपात के विरुद्ध लड़ाई के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में खड़ा है। 1994 में अधिनियम का उद्देश्य लिंग चयन के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी के दुरुपयोग को रोक लगाता है। 2023 में संशोधित इस अधिनियम ने क्लिनिक पंजीकरण, लिखित सहमति और रिकॉर्ड रखने के नियम को मजबूत किया। इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान भी अनिवार्य कर दिया है। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अधिनियम की कुछ धाराओं को चुनौती दी, विशेष रूप से जो अनजाने या लिपिकी त्रुटियों के लिए डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान करती है। प्रमुख प्रावधान क्या है? विनियमित प्रौद्योगिकी, यह लिंग की पहचान करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों जैसी प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। गोपनीयता और निजता, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों और चिकित्सा पेशेवरों पर भ्रूण के लिंग या पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड सहित अन्य परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त सख्त गोपनीयता उपायों को अनिवार्य किया गया है, जिससे गर्भवती महिलाओं, उनके रिश्तेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी माध्यम से भ्रूण के लिंग का खुलासा करने पर रोक लगाई जा सके। गलत सूचना से निपटना, प्रसव पूर्व या गर्भधारण से पूर्व लिंग निर्धारण सेवाओं का विज्ञापन मीडिया, भौतिक या डिजिटल मीडिया पर 3 वर्ष तक की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। PCPNDT अधिनियम के पीछे क्या तर्क है? कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, अधिनियम का उद्देश्य लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी के दुरुपयोग को रोकना है, जो कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को बढ़ावा देता है। रिकॉर्डों का रखरखाव न दिया जाना। सोनोग्राफी केंद्रों में इस अवैध प्रथा के लिए एक रास्ता बन जाता है, जो अधिनियम के सख्त प्रावधानों को उचित ठहराता है। जीवित जीवन के अधिकार की रक्षा, लिंग चयनात्मक गर्भपात संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी का जीवन के मौलिक अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन करता है। विशेष रूप से बालिकाओं के लिए हिंसा के चक्र को तोड़ना, अनियंत्रित कन्या भ्रूण हत्या के परिणामस्वरूप विषम लिंगानुपात के कारण महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, तस्करी, दुल्हन खरीद जैसी प्रथाओं की वृद्धि हुई है। डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारी, चिकित्सा पेशेवरों पर नैतिक प्रथाओं और कानूनी नियमों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो लिंग चयनात्मक विज्ञापन पर अंकुश लगाना। महिला विकास अध्ययन केंद्र द्वारा 2019 में किए गए अध्ययन में पाया गया कि अधिनियम पूर्व स्तर की तुलना में ऐसे विज्ञापनों में 90% की कमी आई है। कुछ राज्यों में बेहतर लिंगानुपात, राजस्थान जैसे राज्यों में प्रभावी कार्यान्वयन 2011 में 888 से बढ़कर 2017-18 में 950 इसकी क्षमता को दर्शाता है। क्लिनिक पंजीकरण में वृद्धि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार 2000 में मात्र 600 से बढ़कर आज 55,000 से अधिक क्लिनिक पंजीकृत हैं, जो बढ़ती
जागरूकता और विनियमन का संकेत दिया गया है। विस्तारित दायरा 2003 में संशोधन में अल्ट्रासाउंड और अन्य कड़े उपाय शामिल किए गए, जिनका उद्देश्य अवैध प्रथाओं पर नकेल कसना था। चुनौतियों की बात करें तो अति उत्साही प्रवर्तन। यह अधिनियम जानबूझकर किए गए उल्लंघनों और छोटी मोटी लिपि त्रुटियों के बीच अंतर करने में विफल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्लिनिक बंद करने और डॉक्टर के लाइसेंस निलंबित करने जैसे कठोर दंड दिए जाते हैं। कम रिपोर्टिंग और दोष सिद्धि दर। व्यापक उल्लंघन के बावजूद 2024 वर्षों में केवल 3000 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही मात्र 556 मामले को दोष सिद्धि दर्ज हुई है। अयोग्य विकल्प गर्भपात की सुविधा देने वाले झोला छाप डॉक्टर और अपंजीकृत क्लिनिक की उपस्थिति अधिनियम की प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है और महिलाओं के स्वास्थ्य को संभावित रूप से खतरे में डालती है। बाल लिंगानुपात और अनुपात में समग्र गिरावट। हालांकि अधिनियम ने विशिष्ट क्षेत्रों में आशाजनक परिणाम दर्शाए हैं, लेकिन राष्ट्रीय बाल लिंगानुपात में गिरावट आई है, जो व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता को दर्शाता है। आगे की राय क्या है? बेहतर कार्यान्वयन, प्रभावी निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए राज्य स्वास्थ्य विभागों, स्थानीय निकायों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत सहयोग महत्वपूर्ण है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण। अधिनियम के प्रावधानों और नैतिक प्रथाओं के बारे में डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को संवेदनशील बनाने में लिपि त्रुटियां और अनपेक्षित परिणामों को कम किया जा सकता है। सामुदायिक जागरूकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे पहलों का विस्तार समुदायों को सशक्त बना सकता है और लिंग चयनात्मक प्रथाओं की मांग को समाप्त कर सकता है। सूक्ष्म दृष्टिकोण डालें तो अनेक कड़े नियम और निष्पक्ष प्रवर्तन के बीच संतुलन बनाना वैध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा के साथ साथ अवैध गतिविधियों का प्रभावी अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भपात पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 वर्षीय नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था के बाद गर्भपात की अनुमति दी। भारत में गर्भपात के लिए कानूनी ढांचा। भारतीय न्याय संहिता 2023 इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 88 और 88 से 92 महिलाओं के गर्भपात से संबंधित प्रावधान है। गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 यह पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा कुछ गर्भपात को समाप्त करने का प्रावधान करता है। MTP संशोधन अधिनियम 2021 संशोधन से गर्भपात की समाप्ति बढ़ जाती है। भारत में महिला उद्यमी की बात करें तो आंकड़े क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब ने हाल ही में एट द हेल्म वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल इंडिया शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें भारत में उभरते शहरों में महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट के बारे में द्वितीय तृतीय श्रेणी के शहरों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली जटिल सामाजिक आर्थिक प्रणाली को समझना है, जिन्हें सामूहिक रूप से मध्य भारत कहा जाता है। ये क्षेत्रीय वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने में महिला उद्यमियों को परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करता है। शिक्षा और कार्यस्थल पर कानून में महत्वपूर्ण सुधार के बावजूद उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से प्रमुख शहरी केंद्रों में से परे अभी भी काफ़ी कम है। रिपोर्ट में इस अल्प प्रतिनिधित्व को एक ऐसे अंतर के रूप में चिन्हित किया गया है जिस पर तत्काल नीतिगत ध्यान देने और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मध्य भारत में महिला उद्यमियों का महत्व क्या है? आर्थिक महत्व। महिला उद्यमिता में तेजी लाने में 30 मिलियन से अधिक महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का सृजन हो सकता है, जिससे अनुमानतः 150 से 170 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी। नीति आयोग के अनुसार गरीबी उन्मूलन। महिलाओं की कार्यबल में अधिक भागीदारी से भारत में GDP वृद्धि
में 1.5% की वृद्धि हो सकती है। साथ ही पारिवारिक आय में भी वृद्धि हो सकती है। विश्व बैंक के अनुसार लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला उद्यमी व्यवसाय में लैंगिक विभाजन को पाटने में मदद करती हैं, जिससे समावेशी आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है। कार्यबल भागीदारी अंतर वर्तमान में केवल 19.2% भारतीय महिलाएं कार्यबल में भाग लेती हैं, जबकि पुरुषों में यह प्रतिशत 70.1% है। ILO के अनुसार, जो रोजगार में भारी अंतर को दर्शाता है। मानव पूंजी का अनुकूलन PLFS 2023 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर 41% है, जबकि पुरुषों में यह 60% है, जो महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता का संकेत देता है। विकासशील बाजार वर्णानंद जैसी महिलाएं वैश्विक बाजार तक पहुंचने और स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं। सामाजिक परिवर्तन के आदर्श एवं प्रतिनिधि फूल बसन यादव ने मां बिमलेश्वरी जनहित कार्य समिति की स्थापना की, जिसने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 2 लाख से अधिक गरीब महिलाओं को सशक्त बनाया। सशक्तिकरण और स्वतंत्रता, उद्यमिता वित्तीय सहायता, निर्णय लेने में भी शक्ति और सामाजिक मान्यता प्रदान करती है, जैसे कि उषा झा द्वारा प्रदर्शित किया गया। मध्य भारत में महिला उद्यमिता के सामने चुनौतियां क्या है? पूंजी अंतराल सर्वेक्षण में महिला उद्यमियों मध्य भारत में महिलाओं के केवल 3% को ही बैंक ऋण या इक्विटी निवेश जैसे बाह्य वित्त पोषण प्राप्त हुए हैं। डेटा अंतराल मध्य भारत में लिंग आधारित आंकड़े पर अभाव नीति निर्माण और निवेश लक्ष्य निर्धारण में बाधा उत्पन्न करता है। दृश्यता अंतराल मध्य भारत में महिलाओं में उद्यमिता प्रयासों में अक्सर सामाजिक अपेक्षाओं के कारण कम आंका जाता है और रूढ़िबद्ध माना जाता है। सुरक्षा अंतराल मध्य भारत के लिए सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में महिला उद्यमियों की दर अधिक है। नेटवर्क अंतराल विवाह के बाद प्रवासन सामाजिक व्यावसायिक नेटवर्क को बाधित करता है, जिससे कैरियर की प्रगति धीमी हो जाती है। महिलाओं में प्रवासन में 87% विवाह के कारण होता है। प्रवासन देखभाल और अंतराल मातृत्व और परिवार की देखभाल सहित देखभाल संबंधी जिम्मेदारी महिलाओं की उद्यमशीलता में बाधा डालती है। आगे की राय क्या है? लिंग विभाजित डेटा संग्रह को मजबूत करना, रूढ़िवादिता को समाप्त करना, साक्ष्याधारित नीति निर्माण करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए विस्तृत डेटा एकत्र करना, स्थानीय रोल मॉडल को उजागर करना, स्थानीय सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने और आगामी उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए नए शहरी बुनियादी ढांचे, हवाई अड्डे, सम्मेलन केंद्र का उपयोग करना, पूंजी तक पहुंच में सुधार, वित्त पोषण संबंधी बाधाओं को दूर करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ाने के लिए अनुदान कार्यक्रम और महिला केंद्रित उद्यम पूंजी कोष की स्थापना करना। महिला उद्यमियों के लिए प्रमुख पहल की बात करें तो महिलाओं के लिए मुद्रा योजना या महिला उद्यमी योजना, बिना किसी संपार्श्विक के 10 लाख रुपए तक का ऋण, कम ब्याज दरें, लचीला पुनर्भुगतान। पीएम विकास योजना महिलाओं, युवा और विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए अल्पसंख्यकों की आजीविका में सुधार किया जाएगा। महिला समृद्धि योजना रियायती ब्याज दरों पर 1,40,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना। महिला उद्यमिता मंच महिला उद्यमियों के लिए सूचना संसाधन कार्यशालाएं, परामर्श एकत्रित करना। नीति आयोग के अनुसार ट्रायड योजना गैर कृषि कार्यकलाप करने वाली महिलाओं के लिए
गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान करना, स्टेप योजना, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्टेप योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्त पोषण को आसान बनाता है। स्वावलंबनी योजना, इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय, मिजोरम में लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर के वंचित उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को आवश्यक उद्यमिता की मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना, जिनकी उन्हें अधिक उद्यमशीलता की यात्रा को सफल होने के लिए आवश्यक है। महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना कार्यक्रम, महिला और जनसंख्या नियंत्रण, महिलाओं को सशक्त बनाना, परिवार नियोजन निर्णयों को प्रभावित करने, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा का उपयोग और आर्थिक भागीदारी प्रजनन दर को कम करता है। शिक्षा और जागरूकता, शिक्षित महिलाओं में देर से विवाह करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए प्रसव में भी देरी होती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश जैसे देशों में महिला शिक्षा में वृद्धि से प्रजनन दर में कमी आई है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच महिलाओं को उनकी प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। केरल में परिवार नियोजन के लिए व्यापक पहुँच ने राज्य की प्रजनन दर को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता वाली महिलाओं में बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति होती है। आर्थिक स्वतंत्रता वाली महिलाओं को बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति होती है। शहरी क्षेत्रों में करियर वाली महिलाओं के बाद में और कम संख्या में बच्चे होते हैं। निर्णय लेने की सख्त महिलाएं पारिवारिक निर्णय को प्रभावित करती हैं। लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी ने छोटे परिवार की परंपरा विकसित की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि बांग्लादेश, केरल, लैटिन अमेरिका के उदाहरण देखा गया है। योजना के परिणाम की बात करें तो व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा 16 से 18 से पता चला है कि 2015 से 16 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में उल्लेखित आयु में अनुपात में कम कद 38.4% से घटकर 34.7% हो गई है। इसकी अवधि के दौरान कद के अनुपात में कम वजन 21% से घटकर 17.3% हो गया है। आय के अनुपात में कम वजन 35.7% से घटकर 33.4% हो गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करके महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 2018 में लॉन्च किया गया। PIB के अनुसार स्वास्थ्य, पोषण और प्रसूति हेतु योजनाएं, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन स्थिति 2047 तक सिकल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान, इस कार्यक्रम का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, एनीमिया, कम वजन वाले शिशुओं को जन्म के स्तर को कम करना है। मातृ और शिशु ट्रैकिंग प्रणाली 2009, स्वास्थ्य सेवा देखभाल प्रणाली की निगरानी करना ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी माताओं और बच्चों को गर्भावस्था देखभाल, प्रसव के दौरान चिकित्सा देखभाल और टीकाकरण सहित विभिन्न सेवाओं तक पहुंच हो। इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना, 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके अपने दो जीवित शिशु के लिए सशर्त मातृ लाभ प्राप्त करती। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना,
इसका उद्देश्य प्रसवपूर्ण देखभाल की गुणवत्ता और कवरेज सुधार करना है। प्रेग्नेंट मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य रणनीति के तहत निदान और परामर्श सेवाएं के तहत गर्भवती महिलाओं को हर 9 महीने तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और जरूरी इलाज दिया जाएगा, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि योजना गर्भवती महिलाओं के लिए देश भर में सभी सरकारी अस्पतालों में लागू होगी। लेबर रूम और गुणवत्ता सुधार पहल। इस कार्यक्रम ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव बढ़ाने वाली हर गर्भवती महिलाओं और नवजात को लाभ मिलेगा। इसे लेबर रूम, प्रसव पूर्ति अन्वेषण, ऑपरेशन थिएटर और प्रसूति गहन चिकित्सा इकाइयों लेबर रूम और गुणवत्ता पहल के कार्यक्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं और नवजात को लाभ मिलेगा। इससे लेबर रूम, प्रसूति ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति गहन चिकित्सा इकाइयों और उच्च निर्भरता इकाइयों में गर्भवती महिलाओं को देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा। महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के बराबर कमांड पद मिल सकते हैं। इसके खिलाफ सरकार के भेदभावपूर्ण, परेशान करने वाले और रूढ़िवादिता पर आधारित थे। न्यायालय में यह कहा गया कि सभी महिलाएं अधिकारियों को उनकी सेवा के वर्षों की परवाह किए बिना स्थायी कमीशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। महिलाओं में असुरक्षा का कारण की बात करें तो हाल ही में कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने एक बार फिर भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की क्रूर वास्तविकता को उजागर किया है। हमें याद है कि 21वीं सदी में भी सार्वजनिक स्थान कई महिलाओं के लिए असुरक्षित बने हुए हैं। पितृसत्तात्मक मानदंड, गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रह और पुरुष प्रभुत्व की सामाजिक स्वीकृति हिंसा को समान बनाती है। आधार और रिपोर्टिंग कमजोर कानूनी और संस्थागत ढांचा, अभियोजन में देरी, उदार जमानत व्यवस्था और कमजोर दोष सिद्धि दंड में मुक्ति की भावना पैदा करती है। सार्वजनिक सुरक्षा की कमियां, खराब बुनियादी ढांचे जैसे बंद रोशनी वाली सड़कें, सुरक्षित परिवहन और अपर्याप्त निगरानी महिलाओं की भेद्यता को बढ़ाते हैं। खराब कानून कार्यान्वयन, पोश एक्ट और निर्भया फंड जैसे प्रमुख कानून अभी भी अपर्याप्त रूप से लागू हैं, उनका कम उपयोग किया जाता है। प्रतिनिधित्व की कमी, पुलिस और नेतृत्व में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व लिंग संवेदनशील शासन को कमजोर करता है। न्यायिक देरी, लंबित वादे और लंबी कार्यवाही त्वरित न्याय से वंचित करती है, पीड़ितों को मानसिक आघात पहुंचाती है। अन्य संबंधित तथ्य, महिला सुरक्षा के लिए सरकारी पहल, मिशन शक्ति। इसका उद्देश्य लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करके कौशल विकास में सुधार करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर महिलाओं को समग्र रूप से सशक्त बनाना है। वन स्टॉप सेंटर, एक ही छत के नीचे एकीकृत सेवाएं, कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा देखभाल और परामर्श प्रदान करना। हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 संकटग्रस्त महिलाओं को आपातकालीन और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। समुदाय आधारित लिंग पुलिसिंग, पिंक पेट्रोल जयपुर में जैसे मॉडल सार्वजनिक क्षेत्रों में दृश्यता और निवारण में सुधार के लिए महिला अधिकारियों को तैनात करती है। समुदाय आधारित जांच ट्रैकिंग प्रणाली, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न मामले की समयबद्ध प्रगति को ट्रैक करती है। मेरी सहेली पहल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा समर्पित महिला नेतृत्व वाली टीम के माध्यम से महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने
के लिए कार्यान्वित किया गया प्रवर्तन कानून, नीतिगत कार्रवाई की चुनौतियाँ, उदार जमानत और कमज़ोर सुनवाई। आज भी न्यायालय में महत्वपूर्ण उदार जमानत कानून प्रवर्तन और क्रियान्वयन की चुनौतियाँ क्या हैं? उदार जमानत और कमज़ोर सुनवाई। आज भी न्यायालय में 85 लाख से अधिक क्रूरता के मामले लंबित हैं, जिसमें केवल 7.7% का निपटारा किया गया है। अधिकांश बिना सुनवाई के लंबित हैं। निलंबित न्याय, लंबी सुनवाई, समयहीन वंचित न्याय, लंबी सुनवाई समय सीमा पीड़ितों को अपराध की रिपोर्ट करने से रोकती है। पुलिस में महिला कमी। वर्तमान समय में लगभग 11% पुलिस बल महिलाएं हैं। वर्तमान में समिति पुलिस में महिलाओं की भागीदारी। वर्तमान में 11% पुलिस बल वर्तमान गति में 33% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 24 वर्ष की अवधि लगाने का अनुमान है। अपेक्षित सुधार। वर्मा समिति की संरचनात्मक सिफारिश नहीं अपनाई गई है। आगे की राय क्या है? नीतिगत और कानूनी ढांचे में सुधार। लिंग आधारित अपराधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा की जानी चाहिए। गंभीरता के अनुपात में श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए। निर्धारित किया जाने का महिलाओं के विरुद्ध अपराध में शीघ्रता और कुशल के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करनी चाहिए। लिंग संवेदनशील शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और निर्धारित किया जाना चाहिए। लिंग संवेदनशील शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, पाठ्यक्रम सुधारों में लिंग परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को एकीकृत करना चाहिए। खेल और रंगमंच जैसे नवीन साधन लड़के और लड़कियों दोनों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। इस जमीनी स्तर और सामुदायिक सांस्कृतिक मान्यता को चुनौती देने, सम्मान को बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों और मीडिया अभियानों के माध्यम से नागरिक समाज, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक सहायता समूह और आस्था जमीनी स्तर पर सामुदायिक सहभागिता, लोकतंत्र, सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देने या सम्मान को बढ़ावा देने के लिए कार्यकर्ताओं और मीडिया अभियानों के माध्यम से नागरिक समाज और स्वयं सहायता समूहों और आस्था आधारित संगठनों को शामिल करना। लोकतंत्र के रूप में भारत में प्रगति इसकी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर निर्भर करती है, जबकि अभी भी कानूनी नीतियाँ मौजूद हैं जो लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रगति उनकी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर निर्भर करती है, जबकि अभी भी अनेक कानून नीतियाँ मौजूद हैं। इरादे और प्रभाव के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा। सार्थक बदलाव के लिए प्रणाली का सुधार, ईमानदारी से क्रियान्वित और लिंग के प्रति दृष्टिकोण में सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर लोकतंत्र में महिलाओं न केवल वादे बल्कि स्थायी सुरक्षा, सशक्तिकरण, न्याय के हकदार हैं।
जब आप एक महिला को सशक्त बनाते हैं तो आप एक राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। सुरक्षा कोई विशेष अधिकार नहीं, यह एक अधिकार है। भारतीय सेक्स वर्कर के अधिकार भारतीय सर्वोच्च सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में माना नहीं तथा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात की पुष्टि की सेक्स वर्कर कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हस्तक्षेप न करना। पुलिस को निर्देश दिया गया कि वह वयस्क सहमति से काम करने वाले यौन कर्मियों के विरुद्ध हस्तक्षेप न करें या आपराधिक कार्रवाई न करें। उत्पीड़न से बचाव। वेश्यालय पर छापे के दौरान यौन कर्मियों की गिरफ्तारी, दंड, उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए। स्वैच्छिक यौन कार्य की वैधता बनाम वेश्यालय संचालन की अवैधता को मान्यता दी जानी चाहिए। संवैधानिक मान्यता। सभी व्यक्तियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन के लिए अधिकार की पुष्टि की गई। पारिवारिक अखंडता। यौन कर्मियों के बच्चों को केवल इसलिए उनकी माताओं को अलग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी माताएं यौन व्यापार में संलिप्त हैं। तस्करी की धारणा। यह नाबालिग वेश्यालयों या यौन कर्मियों के साथ पाए जाते हैं जो तस्करी की धारणा का अभाव का मुख्य मुद्दा होता है। समान व्यवहार। पुलिस को निर्देश दिया जाना चाहिए कि आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाले यौन कर्मियों के साथ विशेष रूप से यौन अपराधों के संबंध में भेदभाव न किया जाए। पहचान सुरक्षा। मीडिया को दिशा निर्देश दिया गया है कि वे गिरफ्तारी, छापेमारी, बचाव कार्यों के दौरान यौन कर्मियों की पहचान सुरक्षित रखें और उनकी पहचान वाली तस्वीर का प्रकाशन या प्रसारण से बचें। भारतीय सेक्स वर्कर की वैधता। चेतावनी के साथ वैधता। एक व्यापक प्रतिबंध के विपरीत भारत का कानूनी ढांचा सीधे तौर पर सेक्स वर्कर को गैर कानूनी नहीं ठहराता है। 1986 का अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम इस बिंदु को स्पष्ट करता है। विधिक प्रासंगिकता। तो किन परिस्थितियों में सेक्स वर्कर कानूनी रूप से हो सकता है? इसमें निम्नलिखित कारण है। इसे स्वतंत्र रूप में किया जाना चाहिए, अर्थात इसमें दलाली या वेश्यालय प्रबंधन जैसे किसी तीसरे पक्षी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। स्थान का महत्व। यह अधिनियम सार्वजनिक स्थानों के 200 मीटर के भीतर यौन कार्य पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे प्रभावी रूप से पृथक क्षेत्रों की ओर बढ़ जाता है और सुरक्षा और दृश्यता के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं। महत्वपूर्ण सहमति की आवश्यकता। मौलिक आवश्यकता सहमति। किसी का भी शोषण करना, उन्हें मजबूर करना या यौन कार्य के लिए प्रेरित करना पूरी तरह से अवैध है। अस्पष्टता और चुनौतियाँ। हालांकि विभिन्न शर्तों के बावजूद ITPC कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देता है। लाभ साझा करना। यह कानून किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है जो पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को वैसे व्यक्ति की कमाई पर निर्भर रहता है, जिससे यौन कार्य में होने वाली व्यक्तिगत लाभ के बारे में अस्पष्टता पैदा करती है। प्रवर्तन में असंगतता। अधिनियम का कार्यान्वयन विभिन्न क्षेत्रों में बहुत भिन्न होता है, जिसके कारण प्रायः यौन कर्मियों का उत्पीड़न और शोषण होता है। विश्व में वेश्यावृत्ति की वैधानिक मान्यता प्रदान करने वाले प्रमुख देश की बात करने की, यद्यपि दुनिया भर में वेश्यावृत्ति की वैधता में काफ़ी भिन्नता है, फिर भी कई देश में इस पेशे को अनौपचारिक रूप देकर एक विचित्र दृष्टिकोण अपनाया है। जर्मनी 1927 में वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाला जर्मनी अपने राज्य विनियमन वेश्यालयों के लिए जाना जाता है, जिन्हें सेक्स वर्कर स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं। वे करों का भुगतान करते हैं। वे उद्योगों में असामान्य स्तर से सुरक्षा प्रदान करता है। न्यूजीलैंड ने 2003 में इस तरह का कदम उठाए। न्यूजीलैंड ने लाइसेंस प्राप्त वेश्यालयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार
निकायों का पालन करते हुए इसी तरह के मॉडल पर काम किया जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना और काम करने की स्थितियों में सुधार करना। भारत में स्वास्थ्य वर्कर के मामले में समस्याओं हिंसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि भारत में 80% यौन कर्मियों को ग्राहकों, पुलिस, वेश्यालय मालिकों से शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। स्वास्थ्य जोखिम पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सहायता के अभाव में उन्हें HIV और गर्भाशय गृह के कैंसर जैसे यौन संचारित रोगों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2018 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में यौन कर्मियों में HIV की प्रसार राष्ट्रीय औसत से 10 गुना अधिक है। आगे की राह क्या है? हिंसा का मुकाबला करना। न्यायमूर्ति वर्मा समिति की 2016 की रिपोर्ट में यौन कर्मियों की शिकायत को निपटाने और संवेदनशील जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बलों के भीतर समर्पित इकाइयों की सिफारिश की गई। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच, व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना, जिन्हें नियमित जांच और यौन संचारित रोगों और गर्भाशय गृह के कैंसर के लिए निवारक उपाय शामिल हैं, महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वेश्यालयों और अन्य सामुदायिक सेटिंग्स में सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सेवाएं प्रदान करने से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच स्थापित करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। कलंक मुक्ति। भारत में 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट 2018 में गलत धारणाओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन और सेवा प्रदाताओं के लिए तस्करी विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यौन कार्य को शामिल करने की सिफारिश की गई है। बाल श्रम कार्यबल में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो कार्यरत या सक्रिय रूप में काम की तलाश कर रही कामकाजी महिलाओं की भागीदारी को दर्शाता है। कार्यबल में लैंगिक समानता के प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। महिला श्रम बल भागीदारी में कम भागीदारी के कारण क्या है? वेतन में अंतर। कम संख्या में कार्यबल में प्रवेश के बावजूद महिलाओं को अक्सर लिंग आधारित वेतन अंतर का सामना करना पड़ता है। यौन उत्पीड़न। कार्यस्थल पर महिलाओं को विशेषकर पुरुष प्रधान क्षेत्रों में यौन उत्पीड़न का उच्च जोखिम सामना करना पड़ता है। अनैतिक अवैतनिक घरेलू कार्य। यद्यपि महिलाएं कार्यबल में तेजी से भाग ले रही हैं, फिर भी वे खाना पकाने, सफाई और बच्चे की देखभाल जैसी अवैतनिक घरेलू श्रम की प्राथमिक जिम्मेदारी वहन करती हैं। सहायक बुनियादी ढांचे का अभाव। बाल देखभाल सुविधाएं, लचीले कार्य घंटे और घर में काम करने के विकल्प जैसे सहायक बुनियादी ढांचे का अभाव है, जो काम और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के बोझ को कम कर सकते हैं। पारिवारिक विरोध। परिवार अक्सर महिलाओं के काम करने के विचार का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों या बुनियादी रूढ़िवादी घरों में विरोध करते हैं। प्रमुख प्रतिस्पर्धी मांगे। विवाह और घरेलू आय। कार्यबल के बाहर निकलने वाली महिलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विवाहित है, जिनके पति की आय घरेलू आय प्रभाव के माध्यम से इसकी वापसी को प्रभावित करती है। मातृत्व और शिशु देखभाल चुनौती। कई महिलाओं के बच्चे के जन्म के बाद कार्यबल में पुनः प्रवेश करने में निम्नलिखित कारणों से कठिनाई होती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 2016 का अधिनियम उत्साहवर्धक तो है, लेकिन फिर भी यह नियोक्ताओं के लिए अतिरिक्त लागत पैदा कर सकता है, जिससे महिलाओं को काम पर रखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सीमित बाल देखभाल विकल्प। गुणवत्तापूर्ण डे केयर की कमी। काम पर वापस लौटने की इच्छुक माताओं
के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। ग्रामीण महिलाओं का स्थिर प्रवास। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021-22 से पता चला है कि ग्रामीण कामकाजी आयु की महिलाओं की केवल 39.3% महिलाएं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा 26.5% था। सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से केवल 22.5% महिलाएं थीं, जबकि वार्षिक औसत 48%। 2010 में यह अंतर और बढ़कर यह 19% था। अस्पष्टीकृत वेतन अंतर। शिक्षा, अनुभव, कौशल को ध्यान में रखने के बाद भी लिंग के आधार पर वेतन अंतर का महत्वपूर्ण हिस्सा अस्पष्टीकृत बना हुआ है, जिससे व्यापक भेदभाव का संकेत देता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुपालन संबंधी मुद्दे। 2020 तक लगभग 31% कंपनियां कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम पोस्ट का अनुपालन करने में विफल रही हैं, जिससे महिला सुरक्षा, उनकी प्रभावशीलता में बाधा आ रही है। यौन उत्पीड़न की व्यापकता। पोस्ट एक्ट के बावजूद एनसीआरबी के आंकड़ा से पता चला है 2021 में भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में 28,014 मामले दर्ज किए गए। 26% की वृद्धि दर्शाता है। नीतिगत अकुशलताएं और कार्यान्वयन अंतराल। सहायक सेवाओं की कमी। मौजूदा नीतियों में अक्सर सुरक्षित परिवहन, बाल देखभाल और प्रवास सहायता जैसी महत्वपूर्ण सहायक संरचनाओं की अनदेखी की जाती है, जिससे महिलाओं की कौशल, कार्यबल तक पहुंच और कार्यबल की भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है। प्राथमिकता की बाधाएं। कई राष्ट्रीय नीतियां आवश्यक सहायता सेवाओं को प्राथमिकता देने में विफल रहती है, जिससे महिलाओं को कौशल कार्यक्रम में जुड़ने और कार्य बल में प्रभावी रूप से प्रवेश करने में संघर्ष करना पड़ता है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की सरकारी पहल की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए बिना किसी संपार्श्विक के लक्ष्य सूक्ष्म ऋण का लाभ उठा सकती है, जिससे महिलाओं को पूंजी तक पहुंच से संबंधित बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए काम करती है तथा लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017। इस अधिनियम में 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 से 26 सप्ताह कर दिया है। नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता संघ। यह संघ व्यवसाय में महिलाओं के लिए मार्गदर्शन, नेटवर्किंग, वित्त पोषण, कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अपने स्वयं सहायता समूहों से संबंधित घटकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामूहिक समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो ऋण, उद्यमिता, प्रशिक्षण, विपणन अवसरों तक पहुंच बना सकता है। राष्ट्रीय कृषि योजना। यह योजना कामकाजी माताओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के काम करने वाली माताओं को निकटवर्ती स्थानों में डे केयर की स्थापना करके सहायता प्रदान करता है, जहां वे काम के दौरान बच्चों की देखभाल करती हैं। मिशन शक्ति। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021
2025 की अवधि के लिए शुरू किया गया एक महिला शक्ति कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा, सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना तथा महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी बनाना है। आगे की राय क्या है? नीतिगत डिजाइन को नया स्वरूप देना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सुरक्षा, कैरियर आकांक्षाओं, वंचित अवसरों के साथ कौशल संरक्षण जैसे सक्षम कारकों को शामिल करके मानदंडों को पुनः उन्मुक्त करना महत्वपूर्ण है। नीति आयोग की महिला कार्यबल योजना 2020 में स्कूली पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकीकृत करने, महिलाओं के लिए उच्च रोजगार वृद्धि क्षमता वाले उभरते क्षेत्रों को और कौशल विकास कार्यक्रमों को लक्षित करने की सिफारिश की गई है। नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना, लिंग अनुपात प्राथमिकताओं वाली कंपनियों को कर में छूट प्रदान करना तथा बाल देखभाल और परिवार जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, जैसे शी बॉक्स, शिकायत निवारण, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, सामाजिक जागरूकता अभियानों में निवेश करना, लिंग के प्रति गहरी है। उदाहरण के लिए भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लड़कियों के नामांकन को बेहतर बनाने में मदद की है। हरित नौकरियों में लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाल ही में विश्लेषण से पता चला कि हरित अर्थव्यवस्था में लिंग असंतुलन लगातार बना हुआ है। स्थायी नौकरियों की बढ़ती मांग के बावजूद दुनिया भर में हरित उद्योगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। IMF की रिपोर्ट में निष्कर्ष है कि सतत लिंग अंतराल, नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे हरित क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों के पास 2/3 हरित नौकरियां हैं, जबकि महिलाओं के पास केवल 1/3 हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में महिलाओं की सीमित भागीदारी उच्च विकास वाले हरित करियर तक उनकी पहुंच को सीमित प्रतिबंधित करता है। ब्राज़ील, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में स्टेम शिक्षा महिलाओं के लिए नेतृत्व की भूमिका विशेष रूप से व्यापक अंतर देखने को मिलता है। ग्रामीण भारत अर्थव्यवस्था के प्रकार के अनुरूप रोजगार वितरण। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हरित नौकरियों पुरुष रोजगार का 20% हिस्सा बनाती हैं, लेकिन महिला रोजगार का केवल 6% हिस्सा बनाती हैं। उभरते बाजारों में यह हिस्सा पुरुषों में 16%, महिलाओं में केवल 4.6% है। ग्रीन ग्लास सीलिंग, यह शब्द एक अदृश्य लेकिन सतत अवरोध को संदर्भित करता है, जो महिलाओं को हरित उद्योगों में वरिष्ठ पदों तक पहुंचने से रोकता है। यह सीमित उभरते क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को मजबूत करती है और न्यायसंगत एवं समावेशी परिवर्तन की दिशा में प्रगति को धीमित कर देती है। प्रदूषण क्षेत्रों में अधिक प्रतिनिधित्व। कई निम्न आय वाले देशों में 10.7% महिलाएं प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे जीवाश्म ईंधन भारी उद्योगों में कार्यरत हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 8.6% है। ये क्षेत्र न केवल पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है, बल्कि कम सुरक्षित, कम वेतन वाले और अधिक खतरनाक भी हैं। ग्रीन प्रीमियम और लिंग वेतन अंतराल। हरित नौकरियों में केवल पुरुषों के लिए 7% और महिलाओं के लिए 12% वेतन प्रीमियम मिलता है। हरित नौकरियों में लैंगिक भेदभाव अंतराल व्यापक अंतर्राष्ट्रीय की तुलना में 19 व्यापक अंतराल अर्थव्यवस्था की तुलना में 30% कम है, जो बेहतर वेतन समानता को संभावना को दर्शाता है।
कम प्रतिनिधित्व के कारण क्या है? लैंगिक मानदंड और व्यावसायिक रूढ़िवादिता। पारंपरिक लिंग भूमिकाएं अक्सर महिलाओं को कपड़ा, देखभाल, खाद्य क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं, जबकि पुरुष इंजीनियरिंग, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे का पर हावी हैं। ये रूढ़िवादी स्थायी क्षेत्रों में तकनीकी और नेतृत्वकारी भूमिका महिलाओं की पहुंच को सीमित करती हैं। कार्यस्थल पर भेदभाव, पुरुष प्रधान हरित उद्योगों में महिलाओं की भर्ती, पदोन्नति, वेतन और पक्षपात का सामना करना पड़ता है। यह प्रतिकूल वातावरण में क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित उपस्थिति को प्रोत्साहित करता है। संसाधन और नेटवर्क तक सीमित पहुंच महिलाओं को अक्सर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और पेशेवर नेटवर्क तक समावेशी। संसाधन और नेटवर्क का सीमित पहुंच महिलाओं को अक्सर प्रशिक्षण और नेटवर्क तक समान पहुंच का अभाव होता है, जो कैरियर की उन्नति महत्वपूर्ण है। यह संरचनात्मक बहिष्कार उनके हरित रोजगार प्राप्त करने, नेतृत्वकारी भूमिका तक पहुंच की संभावनाओं को कम कर देता है। प्रमुख संस्थागत और नीतिगत बाधाओं के प्रति संवेदनशीलता, श्रम नीतियों पर कमजोर कार्यान्वयन और लक्षित सहयोग का अभाव हरित अर्थव्यवस्था में महिलाओं के काम का समावेशन में बाधा डालता है। कार्य जीवन संतुलन। आगे की राय के लिंग संवेदनशील नीतियों को लागू करना। सरकारों और संगठनों को हरित और क्षेत्रों में न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए समावेशी भर्ती, निष्पक्ष पदोन्नति प्रथाओं और समान वेतन को अपनाना। स्टेम शिक्षा तक पहुंच, छात्रवृत्ति, मार्गदर्शन, स्कूल स्तरीय आउटरीच के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के अवसरों का विस्तार करना। प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। प्रदूषणकारी शोषण में हरित क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। डिजिटल विभाजन को पाटने और कौशल अंतर को संबोधित करने से महिलाओं को अधिक समावेशी को बढ़ावा मिलेगा। सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना। दूरस्थ कार्य, मातृत्व लाभ और असुरक्षित परिवहन जैसी लचीली कार्य प्रणालियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सहायता नेटवर्क, शिकायत निवारण प्रणालियाँ कार्यस्थल की सुरक्षा और समावेशिता को बढ़ा सकती हैं। जबकि आधुनिक सहायक कार्य वातावरण, दूरस्थ कार्य, मातृत्व लाभ, सुरक्षित परिवहन जैसी लचीली कार्य नीतियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सहायता नेटवर्क, शिकायत निवारण प्रणालियाँ कार्यस्थल पर सुरक्षा और समावेशिता को बढ़ा सकती हैं।